नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10 एसएसटी के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का एक और नया वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया की। आज हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे? आज हम इस चैप्टर में जो है बिस्मार्क के बारे में जानेंगे कि बिस्मार्क कौन था, और ये देखेंगे कि भाई इटली में एकीकरण कैसे संपन्न हुआ, कौन से देश ने इसका समर्थन किया, और तब जाके जो जर्मनी आज हम देखते हैं उसका एकीकरण हो पाया। पिछले वाले लेक्चर में हमने इटली में पहली बार प्रयास देखा था एकीकरण का, किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ मेस्नी के द्वारा, और ये असफल रहा। किसी ने उसको कुछ कहा, किसी ने उसको इटली का मसीहा कहा था, इस टाइप की चीजें हमने देखी थी। उसने संगठन बनाए थे, वो किसी संस्था का जो है सदस्य भी रहा। ये सब जानकारी हमने पिछले वाले वीडियो में देखी थी। ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्लास 10th में सीधा सीधा बोर्ड के एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ज्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ज्यादा फालतू की चीजों पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन ऑन करना है वो भी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जो है वो टाइमली पहुंचता रहे। चलिए देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे। तो जर्मनी के एकीकरण की बात आती है तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? ऑटो वन बिस्मार्क का। पहले हम ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि साहब जर्मनी का एकीकरण जो है वो ऑटो वन बिस्मार्क ने कैसे संपन्न कराया था। तो ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में थोड़ा क्यों जानना है? क्योंकि यही वो व्यक्ति था जिसने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संपन्न कराया। जो ऑटो वन बिस्मार्क की बात की जाए तो इसको जो है जर्मनी के एकीकरण का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क की बात की जाए तो इनका जन्म 1818 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? बेडनबर्ग जर्मनी में। ये बात आपको याद रखनी है। कई बार ये सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए ऑटो वन बिस्मार्क का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आप क्या याद रखेंगे? बेडनबर्ग में हुआ था। लेकिन जब हम किसकी, जोसेफ मेस्नी की बात करते हैं तो उसका जन्म जेनोवा में हुआ था, और ऑटो वन बिस्मार्क का जन्म कहाँ पे हुआ था? बेडनबर्ग जर्मनी में। ये जब इसका जन्म हो गया जर्मनी में, फिर उसके बाद इसने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी वो बर्लिन और हनोवर में प्राप्त की थी। कहाँ पे प्राप्त की थी? बर्लिन और हनोवर में। याद रखना, बर्लिन जो है वो आज के टाइम पे कैपिटल है किसकी? जर्मनी की। हम लोग बात करते रहते हैं, हम लोग जो है धीरे धीरे एक एक करके जो है कई बार हम कैपिटल्स को भी आपको रिवाइंड कराते हैं, ताकि अगर आपसे कोई भी कैपिटल पूछ ली जाए तो आप वहाँ पे ज़्यादा भयभीत ना हो, परेशान ना हो। अभी तक हमने आपको विश्व की 7 से 8 जो है कैपिटल्स आपको याद करा दी हैं। चलिए, तो इनकी जब प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बर्लिन व हनोवर में हो जाती है, तो बर्लिन व हनोवर में जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा हो जाती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं? 1845 में, 1845 में जो है इनका किसमें प्रवेश होता है? ये पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। याद रखना, जन्म कब हुआ? 1818 में, और 1845 में ये 27 वर्ष की जो है 27 वर्ष के बाद जो है किसमें एंटर करते हैं? पॉलिटिक्स में। जब ये पॉलिटिक्स में आते हैं ना, तो पॉलिटिक्स में आने के बाद 2 साल के बाद इनको कहाँ पे? जर्मनी के केंद्रीय विधानसभा का क्या बना दिया जाता है? सदस्य बन जाते हैं ये, कि 1845 में किसमें एंटर करते हैं? पॉलिटिक्स में, राजनीति में आते हैं, और अगले ही 2 सालों के बाद इनको जो है जर्मनी में जो केंद्रीय विधानसभा होती है उसके सदस्य बन जाते हैं। सदस्य बनने के बाद क्या किया जाता है? सदस्य बनने के 4 साल बाद 1851 में क्या किया जाता है? इनको फ्रैंकफर्ट शहर प्रसा का क्या बनाया जाता है? राजदूत बनाकर भेजा जाता है, कि इनको प्रसा में, फ्रैंकफर्ट में एक राजदूत के तौर पर जो है इनको भेजा जाता है जर्मनी से। और जब ये फ्रैंकफर्ट पहुंचते हैं तो फ्रैंकफर्ट में ये अच्छा काम करते हैं। उसके बाद 1859 में इन्हें सेंट पीटर्सबर्ग भेजा जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे है? तो सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो रूस में है। तो पहले 1800 देखिए 1845 में राजनीति में प्रवेश करते हैं। 1847 में ये जर्मनी की केंद्रीय विधानसभा का क्या बन जाते हैं? सदस्य बन जाते हैं। उसके 4 साल बाद 1851 में क्या करते हैं? इनको क्या किया जाता है? प्रसा का राजदूत बना के कहाँ भेजा जाता है? फ्रैंकफर्ट भेजा जाता है। उसके 8 साल बाद 1859 में इनको कहाँ से? फ्रैंकफर्ट से सीधा कहाँ भेजा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे है आपका? कहाँ पे है आपका? रूस में। और ये किसकी तरफ से जाते हैं? प्रसा की ओर से जाते हैं। यहीं से इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। ये जैसे ही रूस में पहुंचते हैं ना, तो रूस के शासक से भी इनको मिलने का मौका मिलता है। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए आपके जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, इनको रूस में प्रसा की ओर से राजदूत बनाकर कब भेजा गया? 1859 में। यहाँ पे ये किससे मिले थे? तो उस समय के रूस के शासक से ये मिले थे। और उसके बाद फिर से ये 3 सालों के बाद 1862 में इनको वापस से कहाँ लाया जाता है? पेरिस में।
इतने दिनों तक ये जो है राजनयिक विचारों पर जो है लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे थे और बहुत अच्छे निर्णय ले रहे थे। तो 1862 में जब ये पेरिस में वापस से इनका ट्रांसफर होता है, तो यहाँ आने के बाद 1862 में क्या किया जाता है, जहाँ से इनकी राजनीतिक जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी, वहीं का इनको क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और इस तरीके से ऑटो वन बिस्मार्क जो है वो प्रसा का क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। बात याद रखना कि साहब आपसे कोई पूछे कि ऑटो वन बिस्मार्क, तो ऑटो वन बिस्मार्क का जन्म 1818 में कहाँ पे हुआ था आपका, कहाँ पे, बेडनबर्ग जर्मनी में 1818 में जन्म हो गया। उसके 27 वर्ष बाद यानी 1845 में इन्होंने किस में एंट्री ली, राजनीति में। राजनीति में एंट्री लेने के 2 साल बाद ये कहाँ के राजदूत बने, प्रसा के। प्रसा में कहाँ भेजा गया था इनको, फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट से इनको कहाँ भेजा गया, सेंट पीटर्सबर्ग भेजा गया। कब, 1851 में। कहाँ पे भेजा गया, 1851 में इनको जो है प्रसा का क्या, सॉरी मैं थोड़ा गलती कर गया हूँ यहाँ पे, थोड़ा माफ़ी है, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मेरी। कि आपसे कोई पूछे जन्म कब हुआ, 1818 में। राजनीति में एंट्री कब की, 1845 में। केंद्रीय विधानसभा का सदस्य कब बने, 1847 में। फ्रैंकफर्ट में इनको राजदूत बनाकर प्रसा कब भेजा गया, 1851 में। फ्रैंकफर्ट से इनको सेंट पीटर्सबर्ग कब भेजा गया, 1859 में। किससे मिले, रूस के शासक से। उसके बाद ये वापस 3 साल बाद कहाँ आते हैं, पेरिस। पेरिस में वापस आते हैं। फिर 1862 में ही इनको क्या बना दिया जाता है, प्रसा का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। प्रसा का प्रधानमंत्री बनने के बाद जब इन्होंने अपनी 47 वर्ष की आयु कंप्लीट की, तब तक ये क्या थे, प्रसा के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए थे। जो सबसे टॉप का पद होता है वहां पे ये जो है पहुंच जाते हैं 47 वर्ष की आयु में। जैसे ही ये प्रसा में सबसे टॉप के अधिकारी बन जाते हैं, सबसे टॉप का पद ले लेते हैं, फिर ये क्या करते हैं, अब प्रसा के साथ मिलकर 1871 में, कब, 1871 में ये प्रसा के साथ मिलकर जो है जर्मनी में क्या करते हैं, जर्मनी में संविधान की घोषणा कर देते हैं। ये कहते हैं भाई अब जर्मनी को क्या मिलना चाहिए, संविधान मिलना चाहिए। और ये बात जो है कौन कह देता है, ऑटो वन बिस्मार्क। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है, किसके द्वारा, ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा। बिस्मार्क को ही क्यों माना जाता है, क्योंकि जब ये इतनी सारी जर्नी चल रही थी ना, तो ये कुछ राजनयिक डिसीजन बहुत अच्छे ले रहे थे। और इन्हीं निर्णयों के कारण क्या होता है, बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का क्या कहा जाता है, मसीहा या जनक कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद एक बात ये भी याद रखनी है कि कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि चलिए बिस्मार्क का टाइम पीरियड बताइए, बिस्मार्क का युग किस टाइम पीरियड को कहा जाता है। तो 1870 से लेके 1890 का जो टाइम पीरियड था, उसको क्या कहा जाता है, उसको बिस्मार्क का युग कहा जाता है। उसको किसका युग कहा जाता है, बिस्मार्क का। ये बात आपको याद रखनी है कि 1870 से लेकर 1890 तक का जो टाइम पीरियड था, उसको किसका युग कहा जाता है, बिस्मार्क का। उसके बाद यहाँ पे तो अभी हमने किसके बारे में जाना, अभी तक हमने जो है बिस्मार्क के बारे में जाना था कि भाई बिस्मार्क था कौन, इसने अपने लाइफ में क्या क्या किया, इन सब चीजों पे अभी हमने बात की थी। अब बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पे। भाई जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ हुआ तो हुआ कैसे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा मैं आपके साथ आपको जो है बधाई देता हूँ, क्योंकि आप आज जब ये वीडियो बन रहा है तो ये 15 अगस्त से एक दिन पहले बन रहा है। तो आपको मेरी तरफ से और हमारी सिंपल लर्न टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बात याद रखना, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में, ये हम लोग जानेंगे क्योंकि आगे हम लोग जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई बार इस चीज़ की चर्चा आएगी। तो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि 15 अगस्त को हम लोगों को आज़ादी मिली थी। हम लोगों को आज़ादी मिली थी किससे, अंग्रेजों से। और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन हम लोग गणतंत्र हुए थे, मतलब इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो अभी क्या है, 15 अगस्त है, तो मतलब 15 अगस्त को हम क्या मनाएंगे, आज़ादी का जश्न मनाएंगे। किससे, अंग्रेजों से। ठीक है, चलिए देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया की बात की जाती है। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के लिए जो है 1848 में कुछ काम किए जाते हैं। और ये काम कहाँ होते हैं कि 1848 में क्या किया जाता है, जर्मन महासंघ का गठन किया जाता है। अब जब जर्मन महासंघ कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जो है जर्मन महासंघ का गठन किया जाता है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। और जब संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्र राज्य का गठन का प्रयास किया जाता है तो ये क्या रहता है, असफल रहता है। ये बात आपको याद रखनी है कि 1848 में जब जर्मन महासंघ का गठन किया गया, किसके द्वारा, निर्वाचित संसद द्वारा जब इसका गठन करने का प्रयास किया गया, तो ये असफल रहता है। क्यों असफल रहता है, क्योंकि वहाँ की जो सेना थी ना जर्मनी की सेना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि सेना किसके अधीन थी, शासक के अधीन थी। और ना ही तो वहाँ की राजशाही चाह रही थी, कि ना तो राजशाही चाह रही थी ना सेना चाह रही थी कि जर्मनी क्या बने, एक राष्ट्र बने। तो उन्होंने क्या किया, मिलकर जो है सेना ने और राजशाही ने मिलकर क्या किया, दोनों ने, राजशाही और सेना दोनों ने मिलकर इस प्रयास को क्या कर दिया, असफल बना दिया।
तो जो ये जर्मन महासंघ बन रहा था ये क्या रह जाता है, आपका अधूरा रह जाता है। तो फिर कहानी आगे बढ़ती है, थोड़ा कहानी आगे क्या बढ़ती है कि भाई सेना और ये राजशाही मिलकर किसको भंग कर देते हैं, नेशनल असेंबली को क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं। भाई जो नेशनल असेंबली चुनकर आई थी ना, अब उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अब नेशनल असेंबली के भंग होने के पश्चात प्रसा इस नेतृत्व को संभालता है। अब भाई फ्रंट सीट पे कौन आता है, प्रसा। प्रसा ये कहता है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, अब इस पूरे के पूरे प्रयास को मैं हैंडल करूंगा और मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। अच्छा, प्रसा में ही एक व्यक्ति प्रधानमंत्री था, कौन, जर्मनी का, जिसका क्या नाम था, बिस्मार्क। तो यहाँ से एंट्री होती है किसकी, बिस्मार्क की। ये बात आपको याद रखनी है कि भाई 1848 में किसकी एंट्री होती है, बिस्मार्क की। उससे पहले क्या स्थिति थी कि भाई 1848 में पहली बार जर्मन महासंघ का गठन किया जा रहा है और राजशाही और सेना मिलकर इस आंदोलन को दबा देती है। और जब ये आंदोलन दब जाता है, नेशनल असेंबली भंग हो जाती है, उसके बाद एक नया व्यक्ति निकल के आता है, नया देश, कौन, प्रसा। और प्रसा क्या करता है, इस पूरे के पूरे आंदोलन का नेतृत्व करता है। और नेतृत्व क्यों करता है, क्योंकि उस समय तक जो है प्रधानमंत्री बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रसा में उस समय प्रधानमंत्री कौन था आपका, प्रसा में प्रधानमंत्री कौन था, बिस्मार्क था। तो प्रसा जब इसका नेतृत्व संभालता है और प्रसा का प्रधानमंत्री बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये बात याद रखनी है। आपसे कोई पूछे कि जर्मनी का एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है, तो जर्मनी के एकीकरण का जनक हम किसको मानते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क को। तो बिस्मार्क कैसे करता है, बिस्मार्क क्या करता है, बिस्मार्क भाई कहाँ पे था, हमने यहाँ पढ़ा था। बिस्मार्क जो है 1851 में प्रसा का क्या बना था, राजदूत बना था। और 1859 में ये कहाँ गया था, रूस। और 1862 में ये पेरिस का क्या बन गया था, पेरिस आया। और पेरिस आने के बाद इसको प्रसा का क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो प्रसा के प्रधानमंत्री के द्वारा ही जर्मनी को क्या किया जाता है, एकीकृत किया जाता है। कैसे एकीकृत किया जाता है, तो ये जो ऑटो वन बिस्मार्क था ना, इसने क्या की, प्रसा की सहायता ली। कौन से देश की सहायता ली, प्रसा की सहायता ली। और प्रसा ने सहायता दी कैसे, प्रसा की जो नौकरशाही थी और सेना, इन दोनों ने मदद की, किसकी, ऑटो वन बिस्मार्क की। अब जब इन दोनों ने मदद की, तो मदद कैसे की कि सब 7 वर्षों तक, अगले जो 7 वर्ष थे उसमें क्या किया है इसने, ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ, फ्रांस के साथ और डेनमार्क के साथ युद्ध लड़े और उनको जीता भी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसने किसके सपोर्ट से, प्रसा के सपोर्ट से कितने वर्षों तक युद्ध लड़े, 7 वर्षों तक। किसको किसको हराया, ऑस्ट्रिया को, फ्रांस को और डेनमार्क को। तो यहाँ से एक कैपिटल और आप याद रखेंगे कि डेनमार्क जो है ना, इसकी कैपिटल कौन है, तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। तो हमको कैपिटल याद होगी, डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। फ्रांस की कैपिटल क्या है, हम बात कर चुके हैं, पेरिस। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वियना संधि आपको याद रखनी है। वियना संधि किसके किसके बीच हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट और किसके बीच में, और जर्मनी के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के साथ हुई थी। तो ये हमने कैपिटल भी देख ली। अब इन 7 वर्षों में इसने जो है, जो बिस्मार्क था, इसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से युद्ध जीते और इस प्रकार जो है युद्ध जीतने के बाद ही जो है क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण संपन्न होता है। तो आपसे कोई पूछे कि जर्मनी का एकीकरण कब संपन्न हुआ, तो साहब जर्मनी का एकीकरण तब संपन्न हुआ था जब बिस्मार्क ने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ युद्ध लड़े और उनको जीता भी। और जब जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण जब हो गया तो 1871 में वर्साय में क्या किया गया, एक सभा का आयोजन किया गया। और इसी सभा में प्रसा के राजा, जो पहले कहाँ का राजा था, प्रसा का, जिसका नाम क्या था, काइजर विलियम प्रथम। क्या नाम था, काइजर विलियम प्रथम, या आप विलियम प्रथम भी बोल सकते हैं। तो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को क्या कर दिया जाता है, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। और जैसे ही जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है प्रसा के राजा को, तो भाई आपको तो पता है कि भाई बिस्मार्क अभी तक कहाँ के लिए काम कर रहा था, प्रसा के लिए। तो जैसे ही उसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है, और वैसे ही प्रसन्न होके क्या हो जाता है कि भाई जो राजा था वो सारा का सारा दायित्व किसको दे देता है, बिस्मार्क को। अच्छा, बिस्मार्क ने इसी सम्राट की मदद से जर्मनी का एकीकरण संपन्न कराया था। तो इधर सम्राट भी खुश हो गया और उधर जो आपका बिस्मार्क जो चाहता था वो भी हो गया उसका। तो 1871 में क्या किया जाता है, इसी सभा में जब जैसे ही प्रसा के राजा को वो जर्मनी का सम्राट घोषित करता है, उसके बाद जर्मनी के सम्राट, राजकुमारों व सेना के प्रतिनिधियों के समक्ष नए जर्मन साम्राज्य की क्या कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है। और इस तरीके से जर्मनी का क्या होता है, एकीकरण संपन्न होता है। अब
आप लोग सोच रहे होंगे सर जर्मनी के एकीकरण से और देशों को क्या फायदा होगा। अभी तो हमने सिर्फ जर्मनी का एकीकरण पढ़ा है, अभी हम इटली का एकीकरण पढ़ेंगे जहां पे हम गैरीबाल्डी और काबूल के बारे में जानेंगे। तो ये जो जर्मनी का एकीकरण था वो किसकी वजह से संपन्न हुआ, ऑटो वन बिस्मार्क की वजह से। इतनी बात आपको याद रखनी है। हमने कुछ टॉपिक्स जिन पे बहुत जरूरी था आपको पता होना, उनके बारे में हमने जो है एकदम डिटेल से चीजें लिखी हुई हैं। इस फ्लो चार्ट को आप ऐसे ही डिट्टो आप अपनी कॉपी में जरूर बनाइएगा। अगर आपको ये पूरा स्क्रीन सही से नहीं दिख रही है तो मैं एक बार साइड हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिएगा, तो जो ये जर्मनी का एकीकरण हमने पढ़ा बहुत ही आसान शब्दों में। अब थोड़ा कुछ और चीजों को जान लेते हैं कि हमने कई बार जब हम 9th में थे तो हमने जर्मन संसद का नाम कुछ और पढ़ा था, फिर हम आगे बढ़े तो कुछ और मिला, अभी कुछ और है। तो जब जर्मन संसद के बारे में बात की जाती है तो आपको याद रखना है लुई 16 के टाइम पे जो ये जर्मन संसद थी ना, इसको क्या बोला जाता था, कन्वेंशन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कन्वेंशन। उसके बाद फिर हमने किसका, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का टाइम पीरियड पढ़ा था क्लास 9th में, फ्रांस में। तो उसका नाम क्या था, नेशनल असेंबली था। क्या था, फ्रांस में उसका क्या नाम था, नेशनल असेंबली। और जर्मनी में जो वर्तमान संसद है उसका क्या नाम है, राइक्सटैग है। क्या नाम है, राइक्सटैग है। तो ये हमने कुछ चीजों के बारे में जो है यहाँ पे आपको लिख के बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करके ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि हाँ वीडियो अच्छा बना है। अगर कोई कमी है, आपको लगता है कि हमें इन चीज़ों में सुधार करना चाहिए ताकि और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाए जा सकें, तो आप अपना जो है कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तब भी कमेंट ड्रॉप करिएगा। और अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप उस कमी को जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता भी सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। हमारी टीम जो है लगातार अपने अपने प्रयासों में सुधार कर रही है। अभी हम लोग जो है कैमरे के सामने आने वाले लोगों में बड़ा ही मतलब दिक्कत हो रही है, क्योंकि नई टीम है पूरी, जिसने कभी भी ऑनलाइन क्लासें नहीं ली हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और उम्मीद है आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर इसी तरीके से जारी रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।